इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये खबर दी गई कि जी 20 अक्टूबर तक सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है बंद हो गई हैं। इस तरह और भी अफवाहें मुख्तलिफ किस्म की गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि फाइनल फैसला आगे हमने क्या करना है वो तो 7 तारीख को होगा, लेकिन हम आज जो अफवाहों की गर्दिश है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ हकायक जो हैं वो कौम के सामने रखें। पहली बात तो ये है कि स्कूलों को खुलने के बारे में क्या तजावीज़ हैं। मुख्तलिफ आरा आई और उसमें से एक तजवीज़ ये आई है कि 15 तारीख से जो क्लासें 9 से ऊपर हैं, यानी कि 9वीं 10वीं क्लास, उसके बाद इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएं। तो ये एक तजवीज़ है कि 15 तारीख को 9 एंड अबव जो है उनको खोल दिया जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं और से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए, और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीज जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख को, और उस पर फाइनल फैसला जो है वो 7 तारीख को होगा। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि सेहत जो है बच्चों की वो हमसे हमारी अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी है। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा न खास्ता असर पड़े। लेकिन हालात अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है, इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हो गया है, और पिछले 6 माह में बच्चों की तालीम को बहुत हर्ज हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो छोटी क्लासों में ख़ास तौर पे थे, उनके लिए जो लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके अलावा बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट प्राइवेट स्कूलों पे भी आया, ख़ास तौर पे वो प्राइवेट स्कूल कि जो थोड़ी फीस लेते थे उन पे बड़ा एक बोझ पड़ा है और बड़ा एक मुश्किल हालात हुए हैं। तो जब हम इंशाल्लाह खोलने का फैसला कर लेते हैं तो सेहत के जो SOPs हैं उसके बारे में डॉक्टर फैसल साहब, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ, वो आपको बताएंगे। लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि पिछले 6 माह में जो तालीम को नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए हमारी सिफारिश होगी। हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और सुबह से भी सिफारिश होगी कि जब बच्चे स्कूल में वापस आएँ तो उनकी टेस्ट थोड़ा सा करें कि देखें कि क्या लर्निंग लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ा है और उसके मुताबिक अपने जो प्रोग्राम हैं वो बनाएं। और क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो अब पहले से छोटा हुआ है तो इस चीज़ पे भी गौर किया जाए कि किस तरीके से जो कोर्स वर्क है उसको मुनासिब हद तक शॉर्टन किया जा सकता है, जिससे तालीम का भी नुकसान ना हो और जिससे बच्चों पे बोझ जो है वो भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये लर्निंग लॉस और उसके मुताबिक कोर्स वर्क जो है उसके ऊपर हम एडवाइस करेंगे स्कूलों को, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अगले साल तक अगर इंशाअल्लाह कोविड के इस बीमारी के हालात यही रहे तो इंशाअल्लाह हम सारे जो पुराना शेड्यूल है स्कूलों का, इम्तिहानात का, आहिस्ता आहिस्ता उस शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो ये मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहता था। फैसले जो हैं वो फाइनल 7 तारीख को होंगे, लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, और जो सेहत के हिसाब से चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डॉक्टर फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।
मेरी कोशिश भी होगी कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम कहाँ हैं, और ये जो फैसला एक उसूली फैसला है कि 15 सितंबर के लगभग हम बतदरीज इदारों को खोलें, तो इसके पीछे क्या मंतक कार फरमा है और इस सोच तक और इस प्लान तक हम कैसे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है वो जो हमारे हालात जून के वस्त में थे उससे बहुत बेहतर है। अमवात की शरह, जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है, टोटल जो नंबर हैं टेस्ट के, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये तो सिचुएशन अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है और दुनिया भर में भी है, और किसी बद एहतियाती की वजह से ये भड़क भी सकती है। तो ये तो है हमारी मौजूदा सिचुएशन। अब मार्च के वक्त में चलते हैं जब ये फैसला हुआ कि ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद किया जाए। मैं समझता हूं कि बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जो मेरे ख्याल से जो अहम तरीन फैसला शायद था वो इन इदारों को बंद करना था। उसकी वजह यह है कि हमारे तालीमी इदारों में तकरीबन 50 मिलियन 5 करोड़ बच्चे और नौजवान पढ़ते हैं। तो ये इतनी बड़ी नंबर है लोगों का, बच्चों का, जिनसे बीमारी के फैलाव में ज्यादती हो सकती थी, बढ़ाव हो सकता था। तो ये एक बहुत अहम फैसला था और उस वक्त मेरे ख्याल से उसका खातिर खा असर भी हुआ है, और आज हम जिस सिचुएशन में हैं उसमें इस फैसले का भी ज़रूर दखल शामिल है। अब मसला ये है कि हम एक हद तक ही या एक लिमिट तक ही इन स्कूलों को और इदारों को बंद रख सकते हैं। हमारी आइंदा आने वाली नस्ल ने पढ़ना भी है, तालीम याफ्ता भी होना है, स्किल्स भी इख्तियार करनी है, बच्चों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके दीगर सोशल स्किल्स भी हासिल करनी। तो किसी न किसी पॉइंट पे स्कूलों का खोलना और कॉलेजों का खोलना, तदरीसी इदारों का दोबारा से अपना काम शुरू करना नागुज़ीर था। इस वक्त क्यों? शफकत साहब ने जिक्र किया, कुछ डैमेज ऐसी आ जाती है बच्चे की तालीम में और इवन सिस्टम में जिसको वापस करना शायद नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये सोच हम कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे जो बीमारी के हालात हैं वो वहाँ ना होते जहाँ के हम आज खड़े हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारी बीमारी की शरह जो है वो मुल्क भर में काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन मामला ये है कि जब ये 5 करोड़ बच्चे दोबारा से अपने इदारों में जाना शुरू करेंगे तो एक रिस्क डेफिनेटली क्रिएट होगा। उस रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है और उस रिस्क को कैसे कम करना है, इस खतरे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ जिसे कहते हैं की एलिमेंट्स हैं जिस पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। एक का जिक्र शफकत साहब ने किया, वो ये कि हम इदारे बतदरीज खोलेंगे, स्टेज वाइज खोलेंगे। एक उम्र के बच्चे एक वक्त पे शुरू होंगे, कुछ दिन छोड़ के, और पहली ओपनिंग का असर देखने के बाद फिर अगली स्टेज पे एक मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे और फिर आखिर में एक और उम्र के बच्चे, ताकि ये एक बतदरीज स्टेज वाइज ओपनिंग हो और हर ओपनिंग का हम असर साइंसी तौर पे देख सकें और उस पर कुछ फैसला करने में आसानी हो सके। दूसरा अहम जो पहलू है इस सारी चीज़ को मुमकिन बनाने का और इस खतरे को काबू में रखने का, वो है कि हमने क्लास साइज को कम रखना है। अब क्लास साइज को कम रखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जिन स्कूलों के पास फालतू कमरे हैं वो उनमें सेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन अक्सर स्कूलों को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसमें आधे बच्चे एक दिन क्लास अटेंड करें और आधे बच्चे किसी और दिन करें, या उनके जो स्कूल के वक्त हैं वो फर्क कर दिए जाएं। लेकिन जो असूल होगा वो ये है कि आपने अगर एक क्लास में 40 बच्चा होता है तो एक वक्त पे 20 हो और जो दूसरे 20 हैं वो किसी और दिन या किसी और वक्त आके वही वाला कोर्स दोबारा से पढ़ें। तो ये क्लास साइज की जो कमी है इसमें एक अहम चीज़ है। तीसरा जो अहम जुज़ है वो फासला रखना है, और वो फासला क्लास साइज को छोटा करके ही होगा। आइडियली हम कहते हैं कि तकरीबन 6 फुट का फासला मेंटेन होना चाहिए। फिर एक बहुत अहम तरीकाकार या एक स्ट्रेटजी जो है जो इस बीमारी के फैलाव में रुकावट बनती है वो ये मास्क का इस्तेमाल है। लेकिन कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे तो सारा पाकिस्तान जो है, जब अचानक से आपने इतने सारे बच्चों ने मास्क इस्तेमाल करना है तो लोग कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरी
गुजारिश है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो सर्जिकल मास्क है ये इस्तेमाल हो, ये जो फैब्रिक का, जो कपड़े का मास्क है, जो घर में बन सकता है, और 2 मास्क बना लीजिए और बच्चा एक दिन पहने दूसरे दिन धुल जाए और वो साइकिल चलता रहे। तो ये बहुत कम कीमत पे रीयूजेबल फैब्रिक का मास्क जो है ये इस्तेमाल हो सकता है और ये भी कारआमद है इस काम में। इसके अलावा हाथ धोने की अहमियत तो बाहर कैफ हमें अपने माशरे में वैसे ही पता होनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के दौरान साबुन और पानी से हाथ धोना और या सैनिटाइजर का इस्तेमाल, दोनों में से जो भी चीज़ आपके लिए मुमकिन हो उसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक एलिमेंट इस खोलने में, इसको सेफ बनाने में और इसको एक मंतकी रुख देने में इस चीज़ का है कि जो इदारे खुलेंगे उसमें से चंद हम चुन के जो है उस पर सीरियल सेंटिनल टेस्टिंग करेंगे, यानी इदारे चुन के उनमें एक प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स और बच्चे जो हैं उनको हर 2 हफ्ते के बाद टेस्ट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि बीमारी का फैलाव किस तरफ को जा रहा है और खुदा न खास्ता कोई हमें अपने फैसले पे नजर सानी करने की ज़रूरत तो नहीं। अच्छा, ये सारा काम सिर्फ आपके स्कूल या आपका मुल्क या आपका शहर या सूबा इसको अकेले से मैनेज नहीं कर सकता। जैसे मैंने अर्ज की, 3 लाख के करीब स्कूल हैं, 5 करोड़ बच्चा है, 20 लाख के करीब टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, तो कुछ इसमें रोल और जिसे कहते हैं ना हिस्सा हमें बतौर माँ बाप, बतौर टीचर्स भी डालना पड़ेगा। और वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप अपने इदारे के साथ जिधर आपका बच्चा जा रहा है उससे कोऑपरेट करें, जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। अपने आप को इसके बारे में तालीम दिलवाएं, समझें इस मसले को, ये है क्या, इसकी रुकावट कैसे होती है, और वही तालीम फिर आप अपने बच्चे को भी दें। उनको हिदायत कीजिए कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इस बीमारी के फैलाव में एक बहुत अहम रुकावट साबित होता है। फासला रखना सिखाइए, और 2 और छोटी छोटी एहतियाती तदाबीरें जिनका मैं जिक्र कर दूं। ख़ास तौर पे जो बच्चे अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या वो बीमार हैं, तो उनको इस पहले मरहले में स्कूल ना भेजिए। उसके अलावा जिन घरों में बुजुर्ग मौजूद हैं, जब बच्चे घर में आते हैं तो इसमें भी थोड़ी सी एहतियात रखिए कि जो ख़ास तौर पे बीमार या नहीफ हमारे बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा फासला रखा जाए इन बच्चों का। अब हम ये भी समझते हैं कि चूंकि हम सारे मुल्क के लिए एक सेट हिदायत का दे रहे हैं, ये हर चीज़ हर एक पे एग्जैक्टली उसी तरह फिट नहीं हो पाएगी। हर एक के लिए कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट और जिसे कहते हैं एडॉप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि हम एक बहुत केपेबल हमारा मुल्क है, आपके सामने हमारी कोविड रिस्पांस है, हमारे लोगों की कोऑपरेशन से यहाँ तक हम शुक्र है हम पहुंचे हैं। तो मेरा यकीन है कि अगर हम बतौर माँ बाप इसको अडॉप्ट कर लें, इस मसले को, कि हम समझ लें कि हमने इसमें ताउन करना है स्कूल का और इंतजामिया का, तो मैं समझता हूं कि इस मुश्किल मरहले से भी हम सुरखरू होकर गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से बताया कि जो बुनियादी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो अपनाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए टीचर्स का और हेड टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए कि वालिदैन इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जो भी SOPs हैं, मास्क हो गया बच्चों के लिए, वो सारे चीज़ें करेंगे। लेकिन जब एक दफ़ा बच्चा स्कूल में आ जाता है तो उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो जो हेड टीचर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डेंसिटी कम करके, स्पेसिंग करके, वेंटिलेशन का ख्याल रखना और इंश्योर करना कि ये सारे जितने भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं उन पे अमल दरामद हो। मुश्किल मरहले ज़रूर होंगे कि जिस वक्त ब्रेक का टाइम होता है बच्चों का आपस में घुलना मिलना, लेकिन उसकी कोशिश की जाए कि वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो ताकि उसमें बच्चों के लिए कोई ख़तरा ना बने। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि हम एक्सटेंसिव टेस्टिंग करेंगे तो उससे इंशाअल्लाह ताला हमें जो हालात होंगे स्कूलों के उसके बारे में भी आगाही होती रहेगी और इंशाअल्लाह ये बड़ा मुश्किल मरहला जो है इसको भी हम पास कर लेंगे और जो लर्निंग लॉसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए
مختلف تجاویز آ رہی ہیں، ان میں مزید ہم بات کریں گے کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرامز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، لیکن یقیناً تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی سب کو۔ کچھ سوالات نہیں سر؟ جی، اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر شفقت محمود اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کے اندر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ تعلیمی سرگرمیاں کھولنے کے حوالے سے مختلف آراء اور تجاویز زیر غور ہیں اور 7 ستمبر سے فیصلہ کیا جائے گا کہ تعلیمی ادارے کھولیں یا نہ کھولیں۔